नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। कैसरगंज से मौजूदा सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। बीजेपी से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट क्या कट सकता है, ये सवाल अभी बरकरार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कैसरगंज सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। सपा से लोकसभा चुनाव क्या बृजभूषण शरण सिंह लड़ सकते हैं, ये भी सवाल बरकरार है। कैसरगंज से बृजभूषण सिंबल पर सस्पेंस अभी बरकरार है, तो कैसरगंज सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते वहां नहीं खोले हैं। बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से मौजूदा सांसद है, साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भी है। वही चुनाव क्या परेशान हो आपसे, कोई है 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 वही चुनाव क्या परेशान हो आपसे। तो कैसरगंज सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कैसरगंज सीट से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का अब की बार टिकट कट सकता है, और अगर कटता है तो बृजभूषण शरण सिंह क्या निर्दलीय लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, क्योंकि कयासों के बाजार इस वक्त गर्म है। आपको बता दें कि कई सारी महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद विवादों में घिर गए थे बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भी थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए कैसरगंज सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते वहां से नहीं खोले हैं। अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट मिलेगा। टिकट कटता है तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर? के नाम की घोषणा कर दी है। 5 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी है, और जो 2 सीटें हैं जिसमें एक रायबरेली है और एक केसरगंज। ये 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा अभी तक करनी है, जिसको बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। और इसलिए माना जा रहा है कि सबसे अधिक जो है वो चर्चा इन्हीं सीटों को लेकर हो रही है, और इसलिए माना जा रहा है कि ये सीटें जो है वो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। केसरगंज की सीट की बात की जाए तो यहाँ से पिछली बात जो है वो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो चुनाव जीते थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विवाद का एक मामला देखने को मिला, एक बड़ी संख्या में जो विवाद है वो देखने को मिला। पहले और दूसरे चरण का माना जा रहा है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक बीजेपी अभी इस सीट को फिलहाल होल्ड करके रखे हुए है, और बीजेपी चाहती है कि मैच आखिरी बॉल तक जाए, और इसीलिए बीजेपी ने अभी इन सीट पे, दोनों ही सीट पर अपने पत्ते जो है वो नहीं खोले हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, जो चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों के बीच में, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को ऑफर किया गया कि वो अपनी जगह पर अपने किसी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ा दें, लेकिन वो ऐसे कह सकते हैं कि इस ऑफर पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे, और चूंकि बृजभूषण शरण सिंह जो है कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, बड़े कद उनका रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी जो चर्चाएं जो हैं वो काफी इस सीट को लेकर चल रही हैं, और इसीलिए सबके मन में चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। आज बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर सुनवाई भी हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। 26 अप्रैल को हो सकता है फैसला आ जाए। अब क्या माना जाए, बृजभूषण शरण सिंह का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक अलग अनोखे अंदाज में बोल दिया, होई ही सोई जो राम रखी राखा। देखिए रिया, ये ऐसा कोई पहली बार उनका अंदाज देखने को नहीं मिला है। अक्सर वो इस तरीके से बयानबाजी जो है वो करते रहते हैं, और आज भी जब उनसे सवाल पूछा गया कोर्ट से उनके निकलने के बाद कि क्या केसरगंज सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी उनको बतौर प्रत्याशी उतार रही है, जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर जो है बात को घुमाते हुए कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा कर रहा है कि अभी शायद बीजेपी या खुद बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अपनी रणनीति या अपने पत्ते को जो है वो खोलना नहीं चाह रहे। देखिए हरियाणा का बेस तौर पर इस सीट के जरिए जो है कह सकते हैं बृजभूषण शरण का जो मामला था
वो पहलवानों के साथ में विवाद का मामला था और हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो बीजेपी कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती है जिसके जरिए उसको वहां पर उसका जो है वो निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले और विपक्ष को बोलने का मौका मिले। इसीलिए अभी तक इस सीट पर जो है बीजेपी ने आधिकारिक रूप से किसी भी कैंडिडेट की जो है वो पुष्टि नहीं की है और माना जा रहा है कि जब पहले और दूसरे चरण का चुनाव जो है वो निपट जाएगा, जो जहां पर साफ तौर पर जाट बेल्ट है या जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह से जो विवाद की जो स्थिति बनी थी उससे संबंधित जो सीटें हैं वहां के जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो उसके बाद में माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम हो सकता है कि इस सीट पर ब्रजभूषण सिंह को ही बीजेपी जो है वो फिर से मैदान में जो है वो उतारे। क्या माना जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपने भी कहा समय ले रही है, रणनीति बनाई जा रही है, क्या माना जाए, क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार यहां पर हो रहा है कि कुछ पॉजिटिव निर्णय आए, ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में कुछ निर्णय आए तो उसके बाद फैसला लिया जाए? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी शायद इसी बात का इंतजार कर रही है कि इस मामले की जब सुनवाई होगी हुई है और जो फैसला सुरक्षित किया गया है जब उसका फैसला सार्वजनिक रूप से आ जाएगा और अगर वो फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में होता है तो जाहिर सी बात है इस बात की संभावनाएं जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को ही केसरीगंज से बतौर प्रत्याशी फिर से जो है बीजेपी उतारे। लेकिन अभी बीजेपी कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती जिसके जरिए वो अन्य सीटों पर उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़े, क्योंकि देखिए केसरगंज या ब्रजभूषण शरण सिंह केवल एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं होंगे या केसरगंज केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं होगी, बल्कि इसके जरिए और कितनी सीटों पर इसका असर पड़ सकता है, विपक्ष को कितना बड़ा मुद्दा मिल सकता है बीजेपी पे हमला बोलेगा। तो बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है और इसीलिए वो हर एक कदम को फूक फूक के रख रही है, मैच को आखिरी बॉल तक लेकर जा रही है और अभी इंतजार किया जा रहा है कि शायद कोर्ट का जो फैसला है वो आ जाए और उसके अगर कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिलती है तो उसके बाद जरूर बीजेपी उनको वापस से शायद प्रत्याशी बनाने के लिए विचार करे और इसकी जो संभावना है वो काफी प्रबल हो सकती है। प्रियम, जब हम बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं और जब लक्ष्य इतना बड़ा है, जब एनडीए ने जो लक्ष्य रखा है 400 पार, तो क्या ये चीज समझी जा सकती है कि हर एक सीट बीजेपी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और यही वजह है कि फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, और खासकर जब बात यूपी की है जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं। रिया, देखिए इस बात को आप इस तरीके से समझिए क्योंकि हर एक सीट पर देखिए बीजेपी की तैयारी किस तरीके से हुई है। हर एक सीट पर बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं वो वहां पर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इससे इस बात का पता चलता है कि बीजेपी हर एक सीट को लेकर कितनी चिंतित है, कितनी उसने तैयारी करी है और कितनी हर एक सीट पर वो मेहनत कर रही है। हर एक सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और वो जानती है कि हर एक सीट की क्या कीमत है राजनीतिक परिदृश्य से अगर बात की जाए और उसका किस तरीके से चुनावी फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए जो 400 पार का जो लक्ष्य कहा गया है, जो टारगेट बीजेपी ने दिया है और कहा है कि इस बार हम 400 पार होंगे, तो उसमें 80 आधार होगा। और ये बात पूरी तरीके से सही है कि जब तक अगर यूपी को नहीं साधा जाएगा जहां पर 80 सीटें हैं तब तक 400 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं होगा। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि 80 बनेगा आधार और एनडीए करेगा 400 पार। तो आधार जो है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए कह सकते हैं कि हर एक सीट का अपना महत्व है और इसीलिए बीजेपी हर एक सीट को लेकर उसने माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जाकर, बूथ लेवल पर जाकर तैयारियां करी हैं, वहां पर सर्वे रिपोर्ट्स देखी हैं, समीकरणों को देखा है, समझा है। अलग अलग समीकरणों की बात की जाए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जाति समीकरण हो या अन्य समीकरण हो, हर एक चीज को देखा गया है और उसके बाद ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची है उसको जारी किया है। लेकिन प्रियम, जिस तरह से आज जब मीडिया के सवालों का जवाब दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो काफी खामोश दिखे, ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए और बोला तो सिर्फ इतना बोला कि वही होगा जो भगवान राम चाहेंगे। किस तरह से उनके इस जवाब को देखा जाए और क्या माना जाए कि अगर बीजेपी से टिकट कटता है तो उसके बाद क्या विकल्प ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, क्योंकि कैसरगंज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का काफी दबदबा है। बिल्कुल, देखा मैंने पहले कहा कि कद्दावर नेता के तौर पर हैं, बड़े नेता के तौर पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो जाने जाते रहे हैं। और ऐसे में जब आज उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसीलिए ये जवाब दिया है क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी गोपनीयता के लिए जानी जाती है, अपनी रणनीति और अपनी रणनीति की गोपनीयता, कि वो जब तक एकदम लास्ट बॉल तक मैच नहीं जाएगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं जान सकता कि बीजेपी
क्या मंथन कर रही है, क्या उसकी प्लानिंग चल रही है, किस नाम को लेकर चर्चा चल रही है। और हमने कई बार ऐसा देखा है कि बीजेपी ने अपने फैसलों से सबको सरप्राइज किया है, जहां पर नाम की चर्चाएं किसी और की चलती हैं, कयास किसी और के नाम चल रहे होते हैं, लेकिन जब आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है तब तस्वीर कुछ और ही निकल के सामने आती है। तो इसलिए बीजेपी में ये कह पाना कि क्या बीजेपी इस बात को लेकर प्लान कर रही है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बात का जानकारी है या नहीं है, ये सारी बातें जो है केवल एक कयासों का विषय है। और कयास कितने सही होंगे ये कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करेगा जब बीजेपी कहीं ना कहीं इन सीटों पर आधिकारिक रूप से पुष्टि करेगी। उससे पहले केवल कयासबाजी हो सकती है और बीजेपी की जो बिल्कुल प्रियम, बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी फिर से उन्हें मौका देती है या प्रत्याशी बदलती है, कुछ नया प्रयोग करती है। देखना काफी दिलचस्प होगा। आप नजर बनाए रखें, बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोग अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपना सुरक्षित ठिकाना खोजते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे जाकिर हुसैन उर्फ विक्की की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एंट्री हो गई है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा राइस के द्वारा उन्हें पूर्वांचल का सह संयोजक घोषित किया गया है। इस दौरान ठाकुर राजा राइस ने कहा कि हम उन मुसलमानों को खड़ा करना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करें और देश के मुख्य धारा में शामिल हो सके, जिसके लिए गाजीपुर से विक्की उर्फ जाकिर हुसैन को पूर्वांचल क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक बनाया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में संगठन खड़ा हो चुका है और हम लोग इस समय प्रवास पे, इस समय गाजीपुर में है और काशी से आ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक मालिक, एक खालिक, हम सब उसकी मखलूक। खुद भी गुमराही से निकलेंगे, दुनिया को गुमराही से निकालेंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जुर्म पढ़ाएंगे। तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। इस आइडियोलॉजी के ऊपर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में मुहिम चला रहा है। 30 पारे, 6666 आयतें, 286 आयतें सूरे बकर के हैं। बकर कहते हैं गाय को अरबी में। अगर गाय इतनी अजीम होती तो उसकी कुर्बानी होती अरब में। इसलिए गाय एक भी नहीं कटनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है कि गाय के दूध में शिफा है, घी में दवा है, गोश्त में कैंसर है। इसलिए गाय हमारी माननीय सम्माननीय माता है। हिंदू तो मैथोलॉजी में गाय रुद्रों की माता है, दिव्यों की पुत्री है, उसियों की बहन है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब मुख्तार के करीबियों ने सुरक्षित जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। इस दौरान मुख्तार के करीबी विक्की ने मुस्लिम मंच ज्वाइन कर लिया है, जो कि आरएसएस की एक शाखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, अगर बात की जाए, एक टाइम पर मुख्तार के नाम पर ऐठ दिखाने वाले उनके करीबी लोग अब उन मुख्तार की मौत के बाद सुरक्षित जमीन तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? रिया जी, सही कहा आपने, लेकिन रिया जी गाजीपुर जिले की ये खबर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये खबर बहुत बड़ी बनी हुई है, क्योंकि रिया जी यही वो अपराधी था जो कि IS 191 गैंग के सक्रिय सदस्य में जाकिर हुसैन और विक्की की भूमिका थी। और इसके साथ ही 25 को गैंगस्टर के तहत रिया जी इस पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और 1.5 करोड़ की संपत्ति भी प्रशासन ने कुर्क की थी। लेकिन मुख्तार अंसारी के जो भी पूरे थे, जिसमें आज सबसे बड़ी जब खबर आई, किसी को विश्वास नहीं के कैमरे पर, जब RSS की ही ये रिया जी एक शाखा है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की ही एक शाखा है, क्योंकि पूरे भारत में जो भी मुस्लिम संगठन है, जो भी आवाम के लोग हैं, अगर ढूंढना चाहते हैं तो उनका। लेकिन सुशील, मुख्तार के जो करीबी है जाकिर हुसैन, उनका अब आरएसएस की एक शाखा के साथ जुड़ना किस तरह से देखा जाए इसे? अगर मैं चुनाव की बात करूँ तो गाजीपुर सीट अगर नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है गाजीपुर, जहां से मनोज सिन्हा, जिन्हें विकास कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर। ठीक है सुशील, आऊंगी आपके पास।
वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, अब उन्होंने मुख्तार की मौत के बाद सुरक्षित जमीन तलाशना जो है वो शुरू कर दिया है। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के करीबी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की ने आरएसएस से जुड़ी हुई शाखा मुस्लिम मंच ज्वाइन कर लिया है। तो गाजीपुर से खबर है और काफी लोगों पर इसका असर पड़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि मुख्तार के सहयोगी रहे जाकिर हुसैन उर्फ विक्की ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस की एक शाखा है वो ज्वाइन कर ली है। सुशील तिवारी हमारे साथ बने हुए। सुशील, जिस तरह से देखा जाए तो मुख्तार की मौत के बाद अब एक एक कर उनके जो करीबी हैं वो सुरक्षित जमीन तलाश रहे हैं। उनके जो करीबी है जाकिर हुसैन उर्फ विक्की, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ज्वाइन कर लिया और ठीक चुनाव से पहले उनकी इस एंट्री को किस तरह से देखा जाए? सुशील, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से मुख्तार की मौत के बाद उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, अब उन लोगों ने सुरक्षित जमीन तलाशना शुरू कर दिया है और ठीक चुनाव से पहले उनके करीबी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस की एक शाखा है उसे ज्वाइन किया है। किस तरह से देखा जाए इसे? सही कहा रिया जी आपने, गाजीपुर जिले के लिए बहुत बड़ी खबर है और अगर अंसारी बंधुओं का खूंबा है उनके लिए भी ये हैरान करने वाली खबर थी गाजीपुर जिले में। और अगर मैं बात करूं तो सबसे खास माना जाता था जाकिर हुसैन उर्फी की, लेकिन IS 91 गैंग के लीडर के रूप में भी इसकी भूमिका थी। लेकिन आज आरएसएस से जुड़े आज इसने जिस तरीके से आज खुले तौर पे मीडिया के सामने यहाँ पर जब ज्वाइन किया तो मीडिया के लोग भी थे और इसके साथ ही उसने अपने बात को भी माना और कहा कि जो भी मोदी जी का विजन है उसको वो आगे करेंगे। इसके साथ ही अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो गाजीपुर जिला ही नहीं, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में जाकिर के जुड़ने से जरूर लोकसभा के समर में जरूर बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। यानी सुशील, ये माना जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल, क्योंकि यहाँ पर जब जाकिर हुसैन उर्फ विक्की जो है आरएसएस से जुड़ी हुई शाखा में जुड़ गए हैं, इसके साथ ये भी माना जा सकता है कि जो मुस्लिम है वो भी उनका एक जो हिस्सा है वो बीजेपी की तरफ आएगा। क्योंकि इससे पहले बीजेपी में ऐसी भ्रांतियां थी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो बीजेपी से जुड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा अब नहीं रह गया है। गाजीपुर जिले में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो कि बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी खबर है गाजीपुर जिले के लिए। और इसका माहौल पूरे पूर्वांचल में रिया जी होने वाला है क्योंकि ये बड़ी सीट है और बहुत सारे मुस्लिम लोगों से जब हमने बात, उन्होंने बदलते भारत की बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, कुछ भी लोग नजर आए। और जो कि मुख्तार अंसारी के कुंबे में अगर मैं कहूँ अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के रिया जी भाई हैं और मैं कहूँ बीएसपी की इससे पहले वो सांसद थे सपा के। और सुशील, अब की बार समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर ही दाव चला है, तो कितना रोचक गाजीपुर का मुकाबला। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बीजेपी ने पारसनाथ राज को खड़ा किया है रिया जी। और गाजीपुर जिले में अगर मैं बताऊं तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम, एक ऐसी छवि, सुंदर छवि मानी जाती है, बेदाग छवि, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है पारसनाथ राज पर। और इसके साथ ही ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का कन्नौज दौरे के बीच सियासी बाजार जो है गर्म है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और आज उनके नाम की घोषणा भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर है। कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, ऐसे में चर्चाओं के बाजार पूरी तरह से गर्म है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव कन्नौज से टाल ठोक सकते हैं। तो कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिले। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कन्नौज और अभी तक समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिससे कयासों के बाजार लगातार गर्म है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो कन्नौज के दौरे पर है। कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में आज अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, कार्यकर्ताओं से मिलना और अभी तक समाजवादी पार्टी ने अभी कन्नौज से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है।
किस तरह से देखा जाए जोड़कर अखिलेश यादव के आज के दौरे को? बिल्कुल रिया, देखिए कह सकते हैं हर एक सीट का अपना महत्व है और कई सीटें ऐसी हैं जो चर्चा का विषय बनी है और जिसपे कौन प्रत्याशी होगा इसको जानने के लिए आम लोग भी ललायत नजर आते हैं। और उसमें से एक सीट कन्नौज की भी है, चूंकि ये वो सीट है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, उनकी पारंपरिक सीट कही जाती रही है और अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपने किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करी गई है और इसीलिए माना जा रहा है कि इस सीट से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, वहां पर उन्होंने जनसभा करी, इसके अलावा उन्होंने पार्टी कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी है और उसके बाद से ही इस बात को कहा जा रहा है कि शायद ये कन्नौज की सीट से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कन्नौज वो सीट है जो कहीं ना कहीं यादव परिवार के लिए सेफ सीट मानी जाती है और अखिलेश यादव भी उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे जहां से उनकी जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि केवल वो एक नंबर ऑफ सीट नहीं होगा बल्कि वो एक सिंबल के तौर पर होगा, पार्टी के अन्य सीटों के लिए मैसेज के तौर पर होगा और इसीलिए इस बात को अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि इसलिए भी लड़ने पर संशय बरकरार है क्योंकि पिछले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की जो लोकसभा की सीट थी उसको उन्होंने जो है वो त्याग दिया था और उसके बाद उन्होंने विधानसभा का रास्ता जो है उसको अख्तियार किया। तो अब ऐसे में क्या वो संसदीय का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर जरूर अभी संशय जो है प्रियम, अगर अखिलेश यादव, इसीलिए कन्नौज की सीट जो है वो एक ऑप्शनल सीट के तौर पर जरूर अखिलेश यादव के लिए हो सकती है, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। प्रियम, अगर अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से ताल ठोकते हैं, चुनावी रण में कूदते हैं, तो क्या माना जाए इसको, क्योंकि काफी बड़ा संदेश होगा ये। प्रियम, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रियम, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शायद संपर्क प्रियम से टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से ताल ठोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता सुशासन चाहती है, समृद्धि चाहती है, सुरक्षा चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप आज एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में, न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे, और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।